बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम नॉन मेटल्स की कुछ अहम खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। अहम खसूसियात से मुराद मेरी अहमियत के हवाले से है कि नॉन मेटल्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्या किरदार है। हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स तादाद में मेटल की निस्बत बहुत कम है, गो के ये मेटल की निस्बत तादाद में बहुत कम है, लेकिन हमारी ज़िंदगी को मुमकिन बनाने में नॉन मेटल्स बड़ी ही अहमियत की हामिल हैं। तो इनकी अहमियत को समझने के लिए आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। नॉन मेटल्स की अहमियत। नॉन मेटल क्यों ज़रूरी है? गो के नॉन मेटल्स तादाद के लिहाज से बहुत कम है मेटल्स की निस्बत, लेकिन किसी भी ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है नॉन मेटल्स। कोई भी ज़िंदगी नॉन मेटल के बगैर मुमकिन नहीं है। जितनी इंसानों के लिए नॉन मेटल्स की अहमियत वाज़ेह है और ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह से उतनी ही अहमियत नॉन मेटल्स की पौधों की ज़िंदगी के लिए भी है। तो नॉन मेटल्स की खसूसियात का अंदाज़ा हम इसकी अहमियत से समझ सकते हैं और इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल की मदद से समझा जा सकता है। तो हमने कहा कि नॉन मेटल्स तादाद में मेटल्स की निस्बत बहुत कम है। पहली बात हमने की कि तादाद के लिहाज से ये मेटल्स की निस्बत बहुत कम है, लेकिन ये मसावी तौर पर पौधों और जानवरों दोनों के लिए अहम है। तीसरे नंबर पर जिंदगी का तसव्वुर नॉन मेटल्स के बगैर नामुमकिन है। ये तीन बातें याद रखें जिनकी मदद से हम मज़ीद इसकी अहमियत को उजागर कर सकते हैं कि ठीक है कि नॉन मेटल्स की तादाद मेटल्स की निस्बत बहुत कम है, लेकिन जानवरों पौधों दोनों का ये एक अहम जुज़ होती हैं और ज़िंदगी नॉन मेटल्स के बगैर मुमकिन नहीं है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम नॉन मेटल्स की कुछ खसूसियात का और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है, इसका जायज़ा लेते हैं। ये तीनों बातों को याद रखें। मैं नॉन मेटल्स की अहमियत को बयान करता हूँ। पहले नंबर पर आप ये बात ज़हन में रखेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो कशरे अर्ज़ मतलब ज़मीन की सतह, ज़मीन का हिस्सा भी हैं, समंदरों और फ़िज़ा का हिस्सा, इन तीनों का हिस्सा है। तो पहली अहमियत इसकी क्या है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो कशरे अर्ज़, समंदरों और फ़िज़ा इन तीनों के अंदर मौजूद है, इन तीनों का हिस्सा है। कैसे इन तीनों का हिस्सा है? हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन की मिकदार इन तीनों कुदरती निज़ामों के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑक्सीजन कशरे अर्ज़ में ज़मीन की सतह पर भी मौजूद है, समंदर के अंदर भी मौजूद है और फ़िज़ा के अंदर भी मौजूद है। मतलब ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और तीनों कुदरती निज़ामों के अंदर पाई जाती है। मैंने कहा कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जो तीनों कुदरती निज़ामों में पाई जाती है। वो तीनों कुदरती निज़ाम कौन कौन से हैं? एक तो मैंने कहा कि कशरे अर्ज़ है,
कशरे अर्ज को हम ज़मीन की सतह भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर समंदर है और तीसरे नंबर पर फ़िज़ा है। ये वो तीनों कुदरती निज़ाम हैं जिनमें ऑक्सीजन अहमियत रखती है। कैसे? कशरे अर्ज की अगर हम बात करें तो कशरे अर्ज के अंदर ऑक्सीजन 47% पाई जाती है। कशरे अर्ज में कितने फीसद? 47%। समंदर की बात करें तो समंदर में ऑक्सीजन 86% पाई जाती है। 86% पाई जाती है। अगर हम फिजा की बात करें तो फिजा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है फिजा में। और नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर अगर हम मैं इसकी मिकदार लिखूं तो ऑक्सीजन ये फिजा के अंदर 21% पाई जाती है। जबकि हमने नाइट्रोजन की बात की कि ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है फ़िज़ा के अंदर, तो नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल ही है। नाइट्रोजन फ़िज़ा के अंदर मौजूद होती है 78%। हमारी एटमॉस्फेयर का, हमारी फ़िज़ा का 78% नाइट्रोजन के ऊपर मुश्तमिल होता है, जबकि 21% ऑक्सीजन के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो मैं ऑक्सीजन के लिहाज से तीनों निज़ामों की बात कर रहा था। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और हमारे तीनों निज़ामों के अंदर इसकी जो फ़ीसद मिकदार है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नॉन मेटल फ़िज़ा के अंदर, समंदर के अंदर या ज़मीन की सतह के ऊपर ज़िंदगी कायम रखने के लिए कितनी ही ज़्यादा अहम है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं नॉन मेटल्स की मज़ीद अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए कि नॉन मेटल्स मुख्तलिफ बायोजियो केमिकल साइकिल्स का हिस्सा भी होती हैं। मुख्तलिफ बायोजियो केमिकल साइकिल्स का हिस्सा। अब बायोजियो केमिकल साइकिल्स कौन से होते हैं? बायो से मुराद क्या है? जिंदगी। जिंदगी से मुराद है यहाँ पर मेरी जो जिंदा अजसाम होंगे उनसे। जियो से मुराद क्या है? ज़मीन। और केमिकल से मुराद क्या है? कोई ना कोई मालिक्यूल या एलिमेंट, ये केमिकल से मुराद है। साइकिल किसको कहते हैं? साइकिल कहते हैं चक्कर को। चक्कर से मुराद कि एक चीज़ एक जगह से घूमना शुरू करती है और घूमते 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 वापस उसी चीज़ के ऊपर आकर, उसी जगह पर, उसी पोजीशन के ऊपर आकर रुक जाती है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। तो हम कहते हैं कि उस चीज़ ने एक चक्कर, एक साइकिल मुकम्मल कर दिया। बायोजियो केमिकल साइकिल कैसे साइकिल होते हैं, कैसे चक्कर होते हैं? बायोजियो केमिकल साइकिल ऐसे साइकिल को बोला जाता है, ऐसे चक्कर को बोला जाता है जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, ये जिंदा अजसाम और ज़मीन, इन दोनों के दरमियान में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा चक्कर जिसमें मॉलिक्यूल जिंदा अजसाम से ज़मीन और ज़मीन से वापस जिंदा अजसाम के दरमियान घूमते रहते हैं, इस तरह के साइकिल को, इस तरह के चक्कर को हम क्या कहते हैं? बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। तो ज़मीन पर नॉन मेटल्स का तवाज़न बरकरार रखने के लिए ये जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं ये होते हैं, ये चलते हैं, और इनकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो नॉन मेटल्स हैं वो अपना तवाज़न ज़मीन के अंदर भी, फ़िज़ा के अंदर भी और इंसानों के अंदर भी क्या रखती हैं? बरकरार रखती हैं। तो हम लिखेंगे कि ज़मीन पर नॉन मेटल्स का तवाज़न
बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ साइकिल्स मौजूद हैं, जैसा कि कार्बन साइकिल, दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन साइकिल, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन साइकिल वगैरह। तो नाइट्रोजन साइकिल की मदद से नाइट्रोजन जो है वो हमारी फ़िज़ा, ज़मीन और इंसानों के दरमियान इस तरह से घूमती है कि तीनों हिस्सों के अंदर उसकी जो मिकदार है वो कांस्टेंट रहती है। कार्बन साइकिल में कार्बन इन्हीं तीनों अजसामों के अंदर ज़मीन, इंसानों और फ़िज़ा में इस तरह से घूमती है कि इसकी मिकदार इन तीनों जगहात के ऊपर कांस्टेंट रहती है। और ऑक्सीजन भी इसी तरह से इन तीनों हिस्सों के अंदर घूमती है कि इसकी मिकदार भी तीनों हिस्सों में, तीनों जगहों के ऊपर कांस्टेंट रहती है। इस तरह के चक्कर को हम बायोजियोकेमिकल चक्कर, बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तीनों ही क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। तो ये जो साइकिल है ये भी असल में इन नॉन मेटल्स की मिकदार के तवाज़न को बरकरार रखने के लिए कुदरती तौर पर हमारे निज़ामों के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं नॉन मेटल्स की अहमियत का। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें मज़ीद नॉन मेटल्स की अहमियत की, तो इंसानी जिस्म का भी हिस्सा होती हैं नॉन मेटल्स। पहले नंबर पर हमने कहा कि ये कशरे अर्ज़ का, समंदरों का, फ़िज़ा का हिस्सा है। फिर हमने कहा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल का हिस्सा। फिर हम कह रहे हैं इंसानी जिस्म का भी हिस्सा है। इंसानी जिस्म का कैसे हिस्सा है देखते हैं। इंसानी जिस्म तकरीबन 28 एलिमेंट्स के मिलने से बना है। तकरीबन 28 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। पूरा इंसानी जिस्म तकरीबन 28 एलिमेंट पर मुश्तमिल है। लेकिन इस पूरे जिस्म का जो 96% है, 96% मास सिर्फ इन 28 में से 4 एलिमेंट्स बनाते हैं। 4 एलिमेंट्स बनाते हैं। मतलब पूरा जिस्म 100% जिस्म का 28 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। उस 100% में से 96% जो मास है वो सिर्फ 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। अगर मैं बात करूं इन 4 एलिमेंट्स की कि ये कौन कौन से हैं, तो हमारे डाटा के मुताबिक ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ये वो 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हम फ़ीसद मिकदार के लिहाज से बात करें तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म का 65% हिस्सा बनाती है। कार्बन हमारे जिस्म का 18% हिस्सा बनाती है। हाइड्रोजन हमारे जिस्म का 10% हिस्सा बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन हमारे जिस्म का 3% हिस्सा बनाते हैं। अगर मैं इन सबको इकट्ठा लूँ तो ये पूरे जिस्म का तकरीबन सारे मिलकर 96% हिस्सा बनाते हैं। तो मैंने कहा कि इंसानी जिस्म 28 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। इन 28 एलिमेंट्स में से 96% मास सिर्फ 4 एलिमेंट्स बनाते हैं और उन 4 एलिमेंट्स की जो तफसील है वो आपके सामने मौजूद है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसानी जिस्म के अंदर इन नॉन मेटल्स की कितनी अहमियत है। ऑक्सीजन की बात कर लें, कार्बन की बात कर लें, हाइड्रोजन की बात कर लें, नाइट्रोजन की बात कर लें, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं पौधों की, तो पौधों के अजसाम में, पौधों के अजसाम में
सेलुलोज पाई जाती है। सेलुलोज पाई जाती है, जो कि ये सेलुलोज भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। और जब हम बात करते हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल। तो ना सिर्फ इंसानी जिस्म बल्कि पौधे भी नॉन मेटल्स के साथ घिरे हुए हैं। पौधों की ज़िंदगी भी नॉन मेटल्स के बगैर मुमकिन नहीं है। तो हमने बात की थी शुरू में ही कि ये मसावी तौर पर पौधों की ज़िंदगी का भी हिस्सा है और जानवरों की ज़िंदगी का भी हिस्सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पौधों के अंदर जो पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि सेलुलोज, अगर इनकी तरकीब की बात करें तो ये भी नॉन मेटल्स के मिलने से ही बने होते हैं। मज़ीद अगर हम आगे बात करें नॉन मेटल्स की अहमियत के हवाले से, तो हम लिखेंगे कि नॉन मेटल्स ज़िंदगी की मरहूने मन्नत है। नॉन मेटल्स हैं कि नॉन मेटल के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ये जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शी हुई है, अगर हम इस ज़िंदगी की तरकीब का मुवाजना करें, इसको बगौर देखें, तो हमें पता चलता है ये नॉन मेटल्स के मिलने से ही असल में बनी है। बड़ी खूबसूरत मिसाल है इसके हवाले से। हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से बनी है, जो कि नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ही है जो कि नॉन मेटल है। हम जानते हैं कि हमें इंसानों को और पौधों को, दोनों को सांस लेने की भी ज़रूरत होती है और अपनी एनर्जी पैदा करने की भी ज़रूरत होती है। पौधे अपनी एनर्जी खुद पैदा कर लेते हैं, अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, जबकि जानवर अपनी खुराक का इन्हिसार पौधों के ऊपर करते हैं या दूसरे जानदारों के ऊपर करते हैं। तो मैं दो तरह से अगर तकसीम करता हूँ अपनी दुनिया में पाए जाने वाले ज़िंदा अजसामों को, पौधों और जानवरों पर। जानवरों में इंसानों का भी तज़किरा कर लेते हैं। पौधों और जानवरों की अगर मैं बात करता हूँ तो पौधे क्या करते हैं? पौधे अपनी खुराक बनाने के अमल के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? असल में जानवर जब ये रेस्पिरेशन का अमल करते हैं, तो रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जानवर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। जानवर क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। जब जानवर कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, तो पौधे अपनी खुराक बनाने के अमल के दौरान इस कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है और मुख्तलिफ रिएक्शन के नतीजे में यहाँ पे खुराक पैदा होती है जो पौधे अपने लिए करते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस बना देते हैं। ऑक्सीजन, ये जब ऑक्सीजन पैदा करते हैं, इस ऑक्सीजन को जानवर हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जानवरों के अंदर पाए जाने वाले हर सेल में रेस्पिरेशन का अमल होना होता है। रेस्पिरेशन से मुराद हम कह सकते हैं कि खुराक की तोड़ फोड़ होनी होती है जो जानवरों के अंदर मौजूद है। खुराक की तोड़ फोड़ करवाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जानवर क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन को हासिल करके अपने केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिनके नतीजे में रेस्पिरेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जज़ब कर लेते हैं। उसकी मदद से पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके खुद खुराक बनाते हैं। मतलब पौधों का काम होता है कौन सा अमल करना? फोटोसिंथेसिस करना। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या पैदा करते हैं? खुराक पैदा कर ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये ऑक्सीजन जानवर हासिल करते हैं। जानवर एक अमल करते हैं जिसको क्या नाम दिया जाता है? रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। और इस रेस्पिरेशन के अमल के ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो वापस पौधे हासिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पौधों और जानवरों के दरमियान जो तबादला है वो भी अच्छी तरीके से ना हो पाए और ये दुनिया का निज़ाम इस तरह से ना चल पाए। तो इसका मतलब कि ज़िंदगी जो है वो नॉन मेटल्स की ही मरहूने मन्नत है। इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर हम नहीं कर सकते। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर में आपने नॉन मेटल्स की 4 अहमियत को समझा है।
मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।